क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है बच्चों, ये 5 नंबर का है। ठीक है, ड्राइव द रिलेशन एनालिटिकली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी स्क्वायर वेयर सिंबल है ना, सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब इसमें देखना है बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग को निकालना है। ठीक है बच्चों, डायग्राम से हम लोग पहले क्लियर करते हैं। ये डायग्राम है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसी से हम लोग का ये प्रूफ होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इधर जो है ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टाइम होता है, इधर इंक्रीज कर रहा है ना, और इधर ऊपर की ओर वेलोसिटी इंक्रीज करता है वाई एक्सिस के अंदर। ये जीरो हो गया है ना, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, चूंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना रेस्ट से शुरू होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जब रेस्ट से चलना शुरू होता है तो उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और जहाँ तक पहुँचता है वो फाइनल वेलोसिटी हो गया, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओ से ए, बी, है ना, से डी, हम लोग का इसका डिस्टेंस मालूम करना है ना, एस मालूम करना है। अब ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ शुरू हो रहा है से एकदम यहाँ तक जा रहा है, यानी ए ई तक जा रहा है, यानी ओ ई क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर गौर करके देखते हैं, ये पूरा में ओ ए बी डी में तो एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है ना। अगर दोनों को हम लोग एरिया निकाल देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा, है ना, पूरा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग क्या किए यहाँ पर कि हल्का हल्का डॉट डॉट लाइन से हम लोग यहाँ पर डॉट लाइन से मिलाए, ताकि एक रेक्टेंगल बन जाए और एक ट्राइंगल बन जाए, ताकि दोनों के एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हम लोग का पूरा डिस्टेंस ओ ए बी डी का आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओ ए यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी। कैसे यू हुआ, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू कर ऑब्जेक्ट, जहाँ से चलना शुरू करता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का जो साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ओ ए बराबर सी डी हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं ओ डी बराबर ए सी हो जाएगा। अब इधर टाइम है ना, तो ओ डी क्या हो जाएगा, टाइम, तो ओ डी टाइम हो जाएगा तो ए सी भी टाइम हो जाएगा, और ओ ए यू हो जाएगा तो सी डी भी यू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखे हैं ओ डी इक्वल टू ए सी, ये टाइम हो गया, और ओ ए इक्वल टू सी डी तो यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद बच्चों, अब चूंकि यहाँ पूरा तक ये फाइनल वेलोसिटी है ना, यानी भी है पूरा, हम लोग कह सकते हैं इधर भी है ना बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है, तो ओ ई क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। तो जो ओ ई है इस सामने उतना ही इधर भी डिस्टेंस है, तो हम लोग का बी डी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, चूंकि यहाँ से ऐसे होके है ना इधर हो रहा है, तो इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी लिए बी डी को। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बी सी भी हमको निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग जब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग का ये बेस के साथ हम लोग का हाइट भी चाहिए। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस डी सी, या सी डी बोल सकते हैं, बी डी माइनस सी डी निकाल देंगे तो बी सी निकल जाएगा। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पर क्या किया ना, बी ई ओ ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू भी हो गया, है ना, और बी सी निकाले तो बी डी माइनस सी डी तो भी माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि बी डी आपका भी है और सी डी यू है, तो बी सी भी माइनस यू हो गया। अब बच्चों पूरा हम लोग के एरिया निकालना है, जैसे कि हम यहाँ बताएं ओ ए बी और डी का, तो इसमें एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, है ना। तो एस इक्वल टू यानी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कंप्लीट एरिया के लिए है ना, कंप्लीट एरिया के लिए ओ ए बी डी के लिए। अब चूंकि रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब ट्राइंगल का क्या होता है, चूंकि यहाँ प्लस का निशान जोड़ना है तो यहाँ ऐड कर दिए फॉर्मूला लिखने के बाद। और ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब उसी के अनुसार हम लोग पुटअप करेंगे। अब देखेंगे बच्चों, इसका जो खास करके हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल का, इसका जो साइड है ना, ए ओ और ओ डी, हम लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ है ये कौन वाला हो गया, ओ ए लेंथ हो गया, सॉरी ओ डी लेंथ हो गया, और ओ ए क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो गया, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ डी, और ये क्या हो जाएगा ट्राइंगल का 1/2। अब यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, ए सी बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा बी सी।
तो ए सी इंटू बी सी लिख दिए, है ना। अब चूंकि ओ ए जो है यू है और ओ डी टी है, तो यू इंटू टी लिख दिए। और उसी तरह इसको 1/2 ए सी क्या है, ए सी चूँकि ओ डी और ए सी बराबर है तो ए सी की जगह हमें टी लिखें। और हम लोग का बी सी जो निकला है यहाँ से निकाले भी माइनस यू, उसको लिख दिए। अब इतना लिख दिए। अब फिर इसको यू टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी आ जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 और ये टी। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोगों का ये टी है, ये टी लिख दिए। अब भी माइनस यू इक्वल टू ए टी लिखे। कैसे लिखे, चूंकि ए बराबर होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आता है, चेंजेस वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अब ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी होता है, तो हम इसको नीचे डिवाइडेड 1 कर देंगे एक नीचे, तो क्या हो जाएगा भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी भी माइनस यू इक्वल टू ए टी आ जाएगा। तो भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख दिए। अब दोनों सबको मल्टीप्लाई कर दिए ये सबको, तो यू टी प्लस ये हाफ। अब ए टी इंटू टी तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल मोशन। यानी बताना है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और इसको रियल मोशन क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर में है बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए बच्चों न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या बतलाता है, वो बतलाता है जो फोर्स जो होता है ना, एम ए के इक्वल होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बतलाता है, स्टेट दैट द रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। यानी वो जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शॉर्ट में कह सकते हैं बच्चों कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, ये भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मान लिया कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका मास एम है और उसकी वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी है ना, हम लोग कह सकते हैं यू है, जो कि चलना शुरू कर रहा है। जो चलना शुरू करता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है। एफ जो है फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, फोर्स लगेगा तो जहाँ से चलना शुरू किया वो इनिशियल है, और फोर्स लगने के बाद जाहिर सी बात है वो डिस्प्लेस होगा, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जहाँ वो रुकेगा, है ना। तो यानी ये वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगाए तो टाइम कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना, फाइनल में रुकने के लिए, फाइनल में जाने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। तो एफ फोर्स जब एक्ट होता है ऑब्जेक्ट में तो टाइम यानी टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी भी यानी फाइनल वेलोसिटी में बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं पी आई, पी मतलब मोमेंटम, आई मतलब इनिशियल, है ना, शुरुआती मोमेंटम हम बात कर रहे हैं ना। तो मास है ना यू, यानी हम लोग कह सकते हैं एम हो मास और यू है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हम लोग कह सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, चूंकि इनिशियल है इसलिए यू हुआ यहाँ पर, है ना। तो पी आई इक्वल टू एम यू, उसी तरह पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा एम भी। अब चेंजेस इन टाइम, तो पहले जीरो शुरू हुआ था, कोई टाइम नहीं था, और अंत में गया तो कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो उसको हम लोग क्या किया, टी माइनस जीरो यानी टोटल टाइम को टाइम मान लिए, स्मॉल टी मान लिया। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पी इक्वल टू चेंजेस इन मोमेंटम में पी इक्वल टू क्या होगा, एम भी माइनस एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। अब यहाँ एम चूंकि दोनों में है तो कॉमन निकाल दिए थे, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस यू ब्रैकेट में बाई डिवाइडेड टी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं, अभी हम लोग डेफिनेशन देखें कि फोर्स जो होता है वो मोमेंटम का, रेट ऑफ मोमेंटम का, है ना, चेंज जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब चेंज इन मोमेंटम कितना आया है ना, एम ब्रैकेट में भी माइनस यू बाई टी, इसको हम लोग लिख दिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी होता है ना। तो भी बराबर अगर u प्लस ए टी होता है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, ये भी है इधर आएगा बराबर की इधर, तो माइनस हो जाएगा v माइनस यू और t डिवाइडेड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए, है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग करते हैं, जब फर्स्ट सेकेंड में हम लोग
पुट करते हैं, यानी सेकेंड वाला का वैल्यू को फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। अब v माइनस यू बाई टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए हो जाएगा, है ना। आप चूंकि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है ना, तो एफ इक्वल टू के इंटू एम ए, है ना। यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो एफ इक्वल टू के की जगह हम पुट कर दिए 1, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही फोर्स को डिफाइन करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जैसे कोई कहेगा फोर्स किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे फोर्स कितना लगा ये जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा जिस पर फोर्स लगा रहे हैं उसका मास कितना है, और फोर्स लगाने के कारण जो उसमें एक्सीलरेशन हुआ वो कितना हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। यानी फोर्स निकलता है, फोर्स का डेफिनेशन होता है, फोर्स को ड्राइव करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, इसीलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल मोशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों।